हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। देखो, इसमें हम लोग लामी थ्योरम से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन अभी करवाया था लामी थ्योरम का, लेकिन यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन करवाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पिछले सत्र में क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। मैकेनिकल वाला जो पेपर था उसमें भी आया था, सिविल वाला जो हुआ था उसमें भी आया था। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझना है और चीज़ों को जो है सॉल्व करना है। नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कोई एक ये सिलेंडर है, फिगर पे थोड़ा ध्यान देना, फिगर मैं सही नहीं बना पाता हूँ यार। तो कोई एक ये सिलेंडर है वी शेप का एक अरेंजमेंट है, ठीक है। हॉरिजेंटल से वी शेप का एक अरेंजमेंट है जहाँ पर ये रखा हुआ है, और हॉरिजेंटल से एक तरफ एंगल 65 डिग्री का बन रहा है, दूसरी तरफ एंगल 25 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और इस सिलेंडर का जो वेट है वो 500 न्यूटन का है। इतनी बात समझ में आई। अब कह रहा है कि ये जो राड है, ये जिस राड के सहारे ये टिका हुआ है, मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट ए है जहां पे कांटेक्ट है सिलेंडर का और इस सरफेस से, तो ये पॉइंट बी है। क्योंकि सरफेस हमारा स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा है, हमारा हॉरिजॉन्टल से एंगल भी दे रखा है। पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए एंड बी। फाइंड द रिएक्शन at the point of contact A and B। ये जो सरफेस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना सिलेंडर का, ए पॉइंट और बी पॉइंट, क्योंकि यहीं पर सिलेंडर टच हो रहा है और तो कहीं टच नहीं हो रहा है इस सरफेस पर, तो जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, इसको हमको कन्वर्ट करना है लामी थ्योरम में। अब लामी थ्योरम की कंडीशन मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि लामी थ्योरम की कंडीशन क्या है, 3 फोर्सेस होने चाहिए कम से कम, ठीक है। अब 3 फोर्सेस रहेंगे तभी तो आप क्या साइन लगा सकते हो, साइन रूल लगा सकते हो, और इसके माध्यम से हम रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब इस तरह के प्रॉब्लम आ जाए तो इसमें समझने की जरूरत है कि क्या इसमें 3 फोर्सेस बन सकते हैं। क्या बिल्कुल बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्योंकि सिलेंडर का वेट एक डाउनवर्ड जो ये हो गया और 2 ठो ये हो गया इसकी नॉर्मल रिएक्शन। जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ध्यान रखना, जो भी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगी, जहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ कहाँ पर है, एक ए पर है एक बी पर है, तो इसमें जो रिएक्शन डेवलप होती है जस्ट 90 डिग्री होती है कॉन्टैक्ट सरफेस की। कॉन्टैक्ट सरफेस के जस्ट 90 डिग्री क्या होती है, रिएक्शन होती है। ध्यान ये रखना है, यानी कि अगर हम इस सिलेंडर के कॉन्टैक्ट सरफेस पर रिएक्शन बनाना चाहें तो इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एफवीडी। तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है, ये आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखो मैं बना दिया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये है अपने पास। देखो, हमने कहा कि अभी सिलेंडर का जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां पे रिएक्शन काम करेगा, तो हमारे पास हम मान लेते हैं कि रिएक्शन आर ए एक ये हो गई और एक रिएक्शन आर बी ये हो गई, और ये सेंटर से मैं इसको मिला दिया क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर का वेट भी काम कर रहा है ना कुछ 500 का। तो आपके पास 2 फोर्स है, आप बगल में इसको बना करके देख भी सकते हो। जैसे कोई एक ये 500 ऊपर से आ रहा है, एक रिएक्शन अपने पास इधर है और एक रिएक्शन अपने पास इधर है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये जो 500 है ये तो हमको चलो पता चल गया, लेकिन एक रिएक्शन आर ए है, एक रिएक्शन ये हमारे पास आर बी है। तो अगर हम इनके बीच में एंगल मिला लें या निकाल लें इनके बीच में एंगल, तो हम लामी थ्योरम निकाल करके आर ए आर बी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या यार, हमें चाहिए एंगल। हमें कौन सा एंगल चाहिए, इनके बीच में एंगल चाहिए। अगर इनके बीच में एंगल, चलो क्या बोलते, जियोमेट्री लगा के निकालते हैं एंगल। कैसे निकाला जाता है, देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये है 65 डिग्री का एंगल, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये है 20 कितना है, हाँ 25 डिग्री का एंगल है। इतनी बातें हमें पता है। हमने अभी कहा कि जब भी कोई रिएक्शन बनाएंगे वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब परपेंडिकुलर होती है ये वाली सरफेस से। तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि कांटेक्ट रिएक्शन और इसके सरफेस के बीच का एंगल कितना होगा, कांटेक्ट और इसके सरफेस के बीच का एंगल कितना होगा। सीधी सी बात है, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 90 डिग्री होगा। अब एक बात बताओ हमें, करस्पॉन्डिंग एंगल आपने बहुत पढ़ा होगा बचपन में, ये करस्पॉन्डिंग, अगर हम इस रिएक्शन को एक डॉटेड लाइन से ऐसे में मिला देता हूँ, मान लिया ऐसे मैं मिला देता हूँ, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो चीज़ों को। ये अपने पास कितना दिया है, 25 डिग्री दिया है कि नहीं दिया है, 25 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने कहा यहाँ पे एक रिएक्शन लगा हुआ है, चलो ठीक है हमने लगा लिया रिएक्शन, ये रिएक्शन लगा लिया, ठीक है। रिएक्शन से ये 90 डिग्री है कोण, ठीक है, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, और रिएक्शन से 90 डिग्री है और एक डॉटेड लाइन कुछ ऐसे जा रही है,
डॉटेड लाइन कुछ ऐसे जा रही। अब एक बात बताओ, अगर ये 25 डिग्री है तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल के आधार पर ये भी 25 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कुछ भी खींच लो यार, एक यहाँ लाइन खींचे इस इंक्लाइन पर, एक मान लिया यहाँ लाइन खींचे, ये इंक्लाइन बढ़ा दो तो ये एंगल 25 होगा कि नहीं होगा? एक अगर यहाँ लाइन खींचे तो ये एंगल 25 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये सब कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसकी मदद से ये हमारे पास 25 हो गया और टोटल हमारे पास कितना है? 90 है। तो यार 90 में से अगर 25 घटा दें तो कितना बचता है? 90 में से अगर 25 घटा दोगे तो मे बी 65 बचेगा कि नहीं बचेगा अपने पास? तो जब 65 बचेगा अपने पास तो ये 65 कौन सा एंगल होगा? अब 65 ये बचा हुआ वाला एंगल होगा। अब देखो अपने पास करस्पॉन्डिंग के आधार पर ये वाला तो हो गया आपका 25, ठीक है, ये वाला हो गया 25, ये 25 तो ये भी 25 भाई। तो 90 में ये जो बच रहा है ये 65 हो गया कि नहीं हो गया? तभी तो टोटल 90 बना। तो ये वाला अपने पास 65 डिग्री हो गया। इसका मतलब है ये हमारे पास डॉटेड एक लाइन थी जिसमें से हमने कहा ये टोटल 90 था और ये अपने पास कितना मिल गया? 65 डिग्री मिल गया। तो जब ये अपने पास 65 डिग्री मिल गया और टोटल इस लाइन से ये कितना है? 90 है कि नहीं है? तो ये अपने पास 90 डिग्री हो गया। तो टोटल जोड़ लो यार, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? तो 155 बनेगा कि नहीं बनेगा? निकल आया कि नहीं निकल आया? ठीक है। अब जैसे इधर वाला पार्ट निकाल लिए वैसे इधर वाला पार्ट निकाल लो यार करस्पॉन्डिंग एंगल के माध्यम से। अब ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ये कन्वर्ट कर लो इधर। अब ये है 65, तो अगर यहाँ कोई लाइन खींचे तो ये भी 65 होगा, यहाँ कोई लाइन खींच दिए तो ये भी 65 होगा। तो उसके आधार पर हम इधर वाला निकाल लेते हैं। तो इधर वाला ये वाला कितना निकल गया? ये 25 बनेगा, क्योंकि ये 25 क्यों बनेगा? क्योंकि ये 65 है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 65 है। तो अब तो 90 में से 65 घटा दो तो ये वाला पता चल जाएगा कि नहीं पता चलेगा? और यही वाला तो एंगल है यहाँ पे, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये 25 हो गया और ये है 90, तो 90 और 25 टोटल कितना हो गया? 115। अब एक बात बताओ, ये 155 ये 115 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 360 में से इसको घटा दे तो कितना? ये निकल आएगा कि नहीं? ये निकल आएगा। 360 में से 155 115 जोड़ के 360 में घटा दो तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, बचा ये 90 डिग्री। अब ये सारे एंगल आपको पता चल गए। तो जब सारे एंगल आपको पता चल गए तो अब क्या करो, आप क्या लगा दो यहाँ पे? लामी थ्योरम लगा सकते हैं नहीं लगा? बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। यहाँ पे लामी थ्योरम लगा दीजिए आप। लामी थ्योरम में क्या करना है हम आपको मैं एक एक करके बता दूं। RA इसको हम पहले ले रहे हैं, तो इसको अगर हम पहले ले रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला एंगल, तो RA डिवाइड बाई साइन 115 डिग्री इक्वल टू 500 डिवाइड बाई इसके जस्ट सामने वाला एंगल साइन 90 डिग्री इक्वल टू RB को लेंगे तो RB डिवाइड बाई साइन 155 डिग्री। ये आपके पास लामी थ्योरम बन गई। जब ये हमारे पास लामी थ्योरम के माध्यम से हम निकाल लिए तो हमें चाहिए क्या? RA चाहिए और RB चाहिए। तो एक बार RA के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना लो, एक बार RB के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना लो। खट से आपको यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? RA डिवाइड बाई साइन 115 डिग्री इक्वल टू 500 डिवाइड बाई साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ से RA की वैल्यू निकाल लो यार। RA की वैल्यू आ जाएगी 453 के लगभग 0.15। ये आ गया न्यूटन में। ये RA पता चल गया रिएक्शन। इसी तरह RB निकाल लो यार। RB के लिए क्या करोगी? RB के लिए 500 डिवाइड बाई साइन 90 को एक तरफ ले लो और RB डिवाइड बाई साइन 155 डिग्री। यहाँ से RB आपको निकाल लो। RB कितना निकल के आएगा? 211 के लगभग निकल के आएगा। कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। ये RA निकल के आ गया, ये RB निकल के आ गया। यही क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा था, इतना ही निकालना था आपको, रिएक्शन निकालना था, इसमें और कुछ नहीं करना था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। आगे फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो आपने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया किसमें? लामी थ्योरम, क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं है कि आप किसके माध्यम से सॉल्व करो, किसके माध्यम से आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कहा है, लेकिन हमने क्या किया, इसको लामी थ्योरम से कन्वर्ट कर लिया और आसानी से सॉल्व कर लिया। क्योंकि हमें अगर ज्योमेट्री नहीं आएगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं पता रहेगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसी को इक्विलिब्रियम कंडीशन के आधार पर भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे यार? इन रिएक्शन को क्या कर दो, जब अगर ये एंगल पता चल जाए तो इन रिएक्शन को क्या कर दो, एक को साइन में बदल दो, एक को वर्टिकल में, एक को हॉरिजॉन्टल में, एक को वर्टिकल में, एक को हॉरिजॉन्टल में बदल करके इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दो। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे तो तभी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अगला क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कंडीशन के आधार पर सॉल्व करता हूँ। है तो लामी थ्योरम का ही क्वेश्चन, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन के आधार पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ जब तक। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझो। अपने पास क्वेश्चन ये है, 10 नंबर के क्वेश्चन आया था हूबहू ये क्वेश्चन जो है क्वांटम में दिया है, मैं इसी को सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ।
अब इसमें समझना है कि इसको आपको आसान भाषा में बनाना है। सबसे पहले देखो, दो सिलेंडर दिया है, ठीक है। दो सिलेंडर ये चारों तरफ से एक बॉक्स में रखे हुए हैं दोनों सिलेंडर। दोनों सिलेंडर के में रेडियस, दोनों सिलेंडर का रेडियस समान है। तो रेडियस दे रखा है 100 mm, ठीक है। और ये जो बॉक्स की चौड़ाई दे रखा है एक तरह से, जिस दोनों बॉक्स के समाये हुए 360 मिलीमीटर दे रखा है, mm में है ये चौड़ाई, ठीक है। और इसकी रेडियस कितना दे रखा है, मान लेता हूँ रेडियस ये r है, अगर रेडियस ये दे रखा है 100 डिग्री, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है, कह रहा है कि भाई साहब आप रिएक्शन ए निकालो, रिएक्शन बी निकालो, रिएक्शन सी निकालो, रिएक्शन डी निकालो। देखो क्वेश्चन पूछा कहाँ कहाँ है, जहां जहां कांटेक्ट सरफेस हो रहा है एक दूसरे से। देखो इस दीवार से या इस सरफेस से, ये पॉइंट ए पे यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है सिलेंडर से, फिर इसके बाद ये दोनों आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे सिलेंडर से, फिर इसके बाद ये कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है, फिर इसके बाद ये कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है। अब इसमें क्या लामी थ्योरम लगा पाओगे क्या? बिल्कुल कैसे लगा पाओगे, बिल्कुल नहीं लगा पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन के आधार पर ही लगा सकते हैं। हाँ, एक तरह से पॉसिबल हो सकता है, या तो दोनों सिलेंडर को अलग अलग मान करके करें, या तो एंगल उंगल कुछ पता हो तब। तो हमें एंगल तो पता नहीं है, अगर हमें पॉइंट ये सेंटर ये और ये सेंटर ये, इन दोनों के बीच की दूरी किसी तरह पता चल जाए, तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे पता चलेगी? ये वाली दूरी टोटल दिया है 360, तो 360 मीटर अगर दोनों तरफ का रेडियस घटा दें दोनों तरफ को क्या घटा दें, रेडियस घटा दें, ये तो ये वाली दूरी पता चल जाएगी नहीं। ये वाली दूरी कौन से है? ओपी। ओपी बराबर क्या हमने कहा, 360 में से एक बार 100 एक तरफ घटा दो, एक बार 100 एक तरफ घटा दो तो कितना पता चल जाएगा भाई? 200 निकल गया तो 160 ही तो बचा। ये दूरी यहाँ से यहाँ पता चल गया। अब ये वाली हाइट कितना है? क्यूपी। क्यूपी इसका मतलब क्यूपी क्या बन रहा है? रेडियस ही तो बन रहा है ना। तो क्यू एंड पी, क्यूपी बराबर कितना बन रहा है? रेडियस बन रहा है ना, तो क्यूपी की दूरी कितनी हो जाएगी? रेडियस 100 दिया है, हाँ ये 100 ऑलरेडी mm दे रखा है। तो एक बात बताओ, ये वाली दूरी अगर आप पता लगाओ पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से, ये वाली दूरी भी पता लगा दो, ओ क्यू। ओ क्यू कितना हो जाएगा? अरे रेडियस ही तो है, कांटेक्ट सरफेस पर है, तो ये 100 ये 100, 200 हो गया कि नहीं हो गया? सीधी सी बात है। अब चाहे तो पाइथागोरस से लगा दो, ये दूरी आपको पता है, ये दूरी आपको पता है, ये दूरी कितनी है यार? हाँ रेडियस है ना, हाँ रेडियस पता है, तो पाइथागोरस से लगा लो, या तो 100 100, क्योंकि रेडियस ही है, कांटेक्ट सरफेस में ही जुड़ा हुआ है। मैं फिगर थोड़ा सा भले दिख रहा है आपको गलत, लेकिन ये ओ क्यू की दूरी कितना हो जाएगी? ओ क्यू बराबर 100 प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200। मैं यार इसको क्यों कैलकुलेट करवा रहा हूँ? मैं इसको इसलिए कैलकुलेट करवा रहा हूँ ताकि हम क्या फाइंड आउट करें, हम ये वाला अगर एंगल फाइंड आउट कर लें तो बहुत हमारा काम हो जाएगा। अब एंगल क्यों फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अभी बताते हैं। कास अल्फा, अब कास ही क्यों लिया हमने, साइन क्यों नहीं लिया, टैन क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें कास की ज़रूरत है यार। कास की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अभी आप देखोगे कि जैसे कोई एक ये है हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड कंपोनेंट, इसको आप ये अल्फा पे झुका हुआ है, इसको आप जब रिजॉल्व करोगे तो किस में ये टूटेगा? एक कास में टूटेगा, एक साइन में टूटेगा। तो हमें कास और साइन की ही तो सिर्फ ज़रूरत है, तो हम कास और साइन ही निकालने का इसमें से प्रयास कर रहे हैं। तो कास अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? कास अल्फा का मतलब है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितना है? लंब ये है, और कर्ण कितना है? कर्ण ये है भाई साहब, है ना, कर्ण एल सॉरी के ए। तो आधार बटे कर्ण लेना है। तो आधार अपने पास कितना दे रखा है? आधार अपने पास ये निकाला अभी, यानी कि ओपी आधार हो गया और कर्ण ओ क्यू हो गया। दोनों की वैल्यू मैं पीछे बता चुका हूँ, अभी जस्ट निकलवाया हूँ। तो ओपी कितना निकलवाया है? ओपी 160 निकलवाया हूँ शायद, हाँ। और ओ क्यू कितना निकलवाया? ओ की 200 निकलवाया। तो इसको यार भाग दे दो, ये आएगा 0.8। कास अल्फा निकल गया। अब जब कास अल्फा निकल गया यार, तो साइन अल्फा बराबर, बहुत फार्मूला पढ़े हो जियोमेट्री में, 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा, बचपन में हाई स्कूल में, ठीक है। तो वही तो है। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू कास स्क्वायर अल्फा रख दो, यहाँ पे कास स्क्वायर अल्फा, यानी कास अल्फा रख दोगे, स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा इसकी साइन अल्फा की वैल्यू? साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.6। साइन अल्फा पता गया आपको, कास अल्फा पता चल गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे एक एक का। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे देख लो, यहाँ पे समझो। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए पहला वाला सेंटर, पहला वाला गोला ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक। इसमें पहला वाला गोला में हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें आपके पास मान लेते हैं ये है क्या, सेंटर। देखो ध्यान से, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ये पहले वाले का बन गया। अब यहाँ पे देखो, ये डी पॉइंट की वजह से आर डी अंदर की तरफ
क्या लग रहा है, कॉन्टैक्ट सरफेस है कि नहीं है एक ठो। यहाँ पे बी पॉइंट पर ये कॉन्टैक्ट सरफेस है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पे सी पॉइंट पर एक कॉन्टैक्ट सरफेस है कि नहीं है, अंदर की तरफ, बिल्कुल है, सीधी सी बात है। लेकिन सिलेंडर का वेट भी तो 100 डाउनवर्ड, वेट कहाँ पे काम करेगा, ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड काम करेगा कि नहीं करेगा। तो लो भाई हमने 100 नीचे लगा दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि पर मतलब हर एक सिलेंडर का वेट आपको लेना है 100, ठीक है, 100 न्यूटन का। तो क्या अब इस वाले अल्फा की वजह से, यानी कि आरबी को आप रिजॉल्व कर दो, एक इधर रिजॉल्व कर दो इधर साइड में, तो ये हो जाएगा आर बी कास अल्फा, एक इधर रिजॉल्व कर दो इस वाली साइड में, तो ये हो जाएगा आर बी साइन अल्फा। इतनी बात समझ में आई। अब लगा दो ना यार समेशन ऑफ वर्टिकल 0, वर्टिकल लगाओगे तो आर बी साइन अल्फा प्लस वेट डाउनवर्ड, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड है, तो आर बी साइन अल्फा डाउनवर्ड है, प्लस वेट डब्लू यानी कि 100 ये भी डाउनवर्ड है, ठीक है। और अपवर्ड कौन है, अपवर्ड आर सी है, तो मैं इसको बराबर कर देता हूं आर सी के, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1, ठीक। अब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल को 0 कर दो, हॉरिजॉन्टल में कौन कौन है, आर डी है, आर डी है, चलो ठीक है। ये अपोजिट में किसके लगा है, अपोजिट में, अपोजिट इक्वल कर देते हैं, माइनस की जगह इक्वल, तो आर बी इंटू कास अल्फा, समीकरण नंबर 2। अब एक बात बताओ ना, हमको यहाँ पे आर बी पता है, ना आर डी पता है, ना आर बी आर डी, यहाँ पे सिर्फ पता क्या है, साइन अल्फा कास अल्फा पता है। तो क्या इन दोनों समीकरण की वजह से कुछ निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते ना यार। अब हम नहीं निकाल सकते तो कैसे निकालेंगे, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ये पहले वाले के बनाए थे, एफ बी डी ये फर्स्ट का बनाए हैं, अब हम एफ बी डी सेकंड वाले का बनाएंगे यहाँ पे एफ बी डी सेकंड वाले का बनाएंगे। तो सेकंड वाला गोला अपने पास ये है, कुछ इधर से एक रिएक्शन आ रहा था, मैं मान लेता हूँ, मानना क्या है, ये आर ए था और इसका जो वेट होगा 100, ये नीचे की तरफ काम कर रहा था, और यहाँ से एक हमारे पास आ रहा है आर बी आ रहा है, ठीक है, आर बी आ रहा था ना, बिल्कुल आर बी आ रहा था। तो जब सॉरी यार थोड़ा खांसी आ रही है, तो ये बन गया अपने पास, ठीक है। तो देखो, तो आरबी को पीछे वाले फिगर में एक बात बताओ, यहाँ पे आरबी को 2 पार्ट में रिजॉल्व किए थे, एक आरबी कास अल्फा रिजॉल्व किए थे, एक आरबी साइन अल्फा रिजॉल्व किए थे, 2 पार्ट में पहले रिजॉल्व कर लिए थे। तो यहाँ से अगर हम समेशन ऑफ वर्टिकल को 0 कर दें, तो वर्टिकल में, यहाँ पे वर्टिकल में आरबी साइन अल्फा था, तो यहाँ पे भी वर्टिकल में आरबी साइन अल्फा ही रहेगा। तो सीधी सी बात है, आरबी और साइन अल्फा, ठीक है, ये बराबर किसके होगा, वर्टिकल में है, क्योंकि ये बराबर होगा 100 के, क्योंकि 100 के अलावा और तो कोई वेट है नहीं, है ना। तो ये बराबर हो जाएगा 100 के, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आर बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर बी की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि साइन अल्फा हम पहले से निकाल चुके हैं 0.6, यही तो निकाले हैं पीछे, बिल्कुल सही बात है, ये साइन अल्फा की वैल्यू 0.6 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे आर बी बराबर हो जाएगा 100/0.6, तो ये आ जाएगा कितना, 100 डिवाइड बाई 0.6, तो ये आ जाएगा 166, तो 166.67 ये हो गया न्यूटन में आरबी की वैल्यू। ये लो, आपके पास एक रिएक्शन पता चल गया। जब आरबी वर्टिकल की वजह से, अब आरबी हॉरिजॉन्टल कर दो, तो हॉरिजॉन्टल को भी 0 कर दो यार। तो हॉरिजॉन्टल में अपने पास कौन कौन है यहाँ पे इस कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में आर ए है, एक तरह से आर ए है, और एक तो ये वाला कंपोनेंट आर बी जो यहाँ पे रिजॉल्व करके मैं बताया था, तो आर बी हॉरिजॉन्टल में, तो आर ए बराबर हो जाएगा आर बी, और इसको कास अल्फा था हॉरिजॉन्टल वाला, ये देखो आर कास अल्फा था, आर बी कास अल्फा था। तो कास अल्फा की वैल्यू 0.8 निकाले हैं हम अभी, और आर बी की वैल्यू ये ऊपर निकाल चुके हैं, तो 166.67 गुणे 0.8, तो इसको कैलकुलेट कर लो तो 133.33 न्यूटन। ये लो भाई, यहाँ से आर ए निकल गया आपका। जब आर ए निकल गया, आर बी निकल गया, तो इनका प्रयोग करके हम क्या इस समीकरण में अगर रख दें आर बी, तो आर सी निकल जाएगा, और इस समीकरण में आर बी रख दें तो क्या निकल के आएगा, आर डी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे चलो एक एक करके रख देते हैं। तो आर बी कितना निकल के आएगा, 166.67 गुणे साइन अल्फा 0.6 प्लस 100 बराबर आर सी। तो आर सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, आर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब आर सी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 200 के लगभग आ जाएगी न्यूटन में। ये तो आपके पास तीसरा, आप पूछा क्या था, आर डी भी पूछा है, तो आर डी यहाँ से कैलकुलेट कर लो, इक्वेशन नंबर 2 में रख के आर बी, यानी कि आर डी 166.67 गुणे कास अल्फा 0.8,
तो ये अपने पास कितना निकल के आ जाएगा 133.33। लो चारों पार्ट निकल गए कि नहीं निकल गए, बिल्कुल। तो चारों पार्ट समझ में आ गए कि नहीं आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन था, हो सकता है ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर से नीचे तो नहीं आने वाला है, अगर आता है तो। पहली बात, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते नहीं है, अगर आ भी जाता है तो 10 नंबर से नीचे बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए, अगर समझ में आ गई होंगी तो एक नए टॉपिक की आज शुरुआत करते हैं हम लोग। अभी बहुत टाइम है तो थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, जैसा कि नाम से जानते हो, फ्रिक्शन का मतलब ये हो गया कि कोई दो कांटेक्ट सरफेस जो आपस में क्या कर रही हैं, रगड़ रही हैं। जैसे कोई एक हमारे पास ये कांटेक्ट सरफेस है, कोई एक हमारे पास ये कांटेक्ट सरफेस है। एक सरफेस अगर फिक्स है, दूसरी सरफेस इसके ऊपर स्लाइड कर रही है, तो अगर स्मूथली स्लाइड कर रही है तो कहते हैं कि फ्रैक्शन कम है, अगर स्लाइड करने में प्रॉब्लम हो रही तो कहते हैं फ्रैक्शन ज्यादा है। तो ये आखिर होता क्या है, क्या फंडा क्या है इसका। फ्रैक्शन फोर्स टू रजिस्ट मोशन विद द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट विद अनदर सरफेस। मतलब कहने का कि माइक्रो लेवल पे अगर इनको देखेंगे तो इनका सरफेस कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, और दूसरा सरफेस इस तरह से होता है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होते हैं, ये दोनों सरफेस क्या कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो कांटेक्ट में आ जाते हैं तो जब एक सरफेस दूसरे पर फिसल नहीं पाता, आसानी से मतलब चल नहीं सकते हैं, तो जो रुकावट पैदा होती है वही तो फ्रैक्शन है यार। लेकिन इसको हमको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमको लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पूछ ले तो फ्रैक्शन क्या है भाई, आप लिखो, तो आपको 2 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा कम से कम। तो यहाँ पे लिख देना, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। फ्रैक्शन is the force that resist motion when the surface of one object when the surface of one object come in contact with the surface of another मतलब जो एक दूसरे के कांटेक्ट में। फ्रैक्शन इज ए फोर्स दैट रजिस्ट मोशन, मतलब मोशन को रजिस्ट कर लेता है। भाई मोशन चल रही है तो को फ्रैक्शन की वजह से मोशन में कमी आ जाती है। तो फ्रैक्शन मोशन में रजिस्ट व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कम टू कांटेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट तो दूसरे ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है, तो वही क्या कहलाता है भाई, फ्रैक्शन कहलाता है। और फ्रैक्शन में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज स्टैटिक फ्रैक्शन क्या है, जैसा कि नाम से स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्टैटिक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन अप टू विच बॉडी डज नॉट मूव इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रैक्शन। नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं। देखो एग्जांपल से समझो, जैसे कोई एक ही सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर कोई ये बॉडी रखी है, आप इस बॉडी को वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको क्या पी फोर्स लगा के खींच रहे हो। तो जब पी फोर्स लगा के खींच रहे हो तो इस सरफेस की वजह से ये आगे की तरफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसको रोक कौन रहा है, इसके सरफेस के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, जिसको हमने एफ से दर्शाया। ये तब तक रोकेगा जब तक पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ के बराबर रहेगा। यानी कि आप पी फोर्स बढ़ाते जाओ, फ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही, फोर्स बढ़ाते जाओ, फ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही। तो जब दोनों एक प्रोपोर्शनल डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो कहाँ से बॉडी मूव करेगी, बिल्कुल हमारी बॉडी आगे जाएगी नहीं, तो स्थिर है एक तरह से। तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन है लिमिटिंग फ्रैक्शन, यहां पे बता देता हूं। लिमिटिंग फ्रैक्शन, ये लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पिछले साल के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। व्हेन बॉडी इज जस्ट मूविंग कंडीशन, व्हेन बॉडी इज जस्ट मूविंग कंडीशन,
मतलब जब भी आपकी बॉडी क्या हो, जस्ट मूव करने वाली हो, यानी कि इसकी सहने वाली क्षमता अब समाप्त हो गई है। अब इतना ज्यादा आप बल लगा दिए कि बॉडी अब फ्रैक्शन ऑफ फोर्स को तोड़ करके आगे जाने के लिए एकदम तैयार है। मतलब अब आपको भी ये पता चल गया कि अगर थोड़ा सा भी फोर्स, अगर यहाँ पे पी की वैल्यू अप्लाइड फोर्स बढ़ा दें तो ये बॉडी आगे की तरफ क्या हो जाएगी, मूव करने लगेगी। तो व्हेन बॉडी जस्ट मूविंग कंडीशन, जस्ट मूव करने वाली जो कंडीशन होती है तो वो क्या कहलाती है, मूविंग कंडीशन। टू स्टार्ट मूव इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, यानी कि अगर जस्ट मूविंग कंडीशन टू स्टार्ट द मूविंग, टू स्टार्ट यानी कि मूव करने के लिए वो स्टार्ट होने वाली ही है, मूव नहीं करती लेकिन मूव करने के लिए स्टार्ट होने वाली है। तो उस तरह की बॉडी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। उस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, स्टैटिक। जैसे कोई एक बॉडी है, आपने पी फोर्स लगा के इसको खींचने का प्रयास किया, तो यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में यफ इसको रोकने का प्रयास कर रहा है, यानी कि यफ की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। यहाँ पे यफ बराबर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रैक्शन आपके पास जो जितना रजिस्ट करना है वो रजिस्ट कर चुका है, अब इसके अंदर इसके आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। तो जस्ट मूविंग कंडीशन, तो उस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। काइनेमेटिक का मतलब होता है व्हेन बॉडी, काइनेमेटिक फ्रैक्शन एक और बचा है, थोड़ा सा यहीं पे जान लेते हैं। काइनेटिक फ्रैक्शन, काइनेटिक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि व्हेन बॉडी जस्ट मूविंग कंडीशन टू स्टार्ट मूव, यानी कि आपकी बॉडी अब की बार मूव करना चालू कर दिया। इसका मतलब पी जो है आपके पास अब की बार एफ से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया, अब फ्रैक्शन की वैल्यू कम पड़ गई। तो उस तरह की कंडीशन क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर देना। देखो ये है अपने पास पी, जिसे हम कह रहे हैं अप्लाइड फोर्स, इधर आपके पास फ्रैक्शन जो रोक रहा है। अगर आपके पास ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, इसका मतलब आपने जितना फोर्स लगाया उतना फ्रैक्शन, जितना फोर्स लगाया उतना फ्रैक्शन, जितना फोर्स लगाया उतना फ्रैक्शन। इसका मतलब ये कैसी कंडीशन यहां से यहां तक बनी, ये कंडीशन आपकी बनी स्टैटिक वाली, ये कंडीशन यहां तक आपकी बनी कैसी, स्टैटिक वाली, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर ये आपके पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाए, एक बात बताओ, जैसे कोई एक ये सरफेस है इस तरह से, ठीक है, ये और एक नीचे वाला सरफेस कुछ इस तरह से है। जब ये गाड़ी या ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी तो इस वाले सरफेस को तोड़ देगी। जब पी की वैल्यू ज्यादा होती चली जाएगी तो इस वाले सरफेस को तोड़ के आगे निकल जाएगी। तो इसका मतलब फ्रैक्शन में कुछ कमी आएगी कि नहीं आएगी, तभी तो बॉडी आगे बढ़ेगी। तो फ्रैक्शन में जो कमी आती है और बॉडी से जहां से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, तो इस वाले पॉइंट को, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है काइनेटिक कंडीशन। काइनेटिक कंडीशन, यहां से यहां तक के बीच को काइनेटिक कंडीशन बोलते हैं, जहां पे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और ये हो गई हमारी स्टैटिक कंडीशन, यहां से यहां तक, तो ये हो गई आपके पास स्टैटिक कंडीशन। लेकिन ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रैक्शन है, जहां पे वैल्यू ये मैक्सिमम होती है एफ की, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। तो ये तीन चीज़ें समझ में आ गई, फ्रैक्शन समझ में आ गया, बेसिक चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं। देखो अगर जिसे नोट्स चाहिए वो लास्ट में मैं दे दूंगा, लास्ट में बता दूंगा, नंबर बता दूंगा, उस नंबर से आप संपर्क करोगे तो नोट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे पढ़ते रहिए। हम लोग आगे वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं इस पे, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए।